हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन के बारे में, यानी माध्यस्थम अधिकरण की अधिकारिता। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको आर्बिट्रेशन या एडीआर के हिंदी पेड नोट्स चाहिए या दूसरे जो भी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी पेड नोट्स चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। इसके साथ ही आपको जो नोट्स के प्राइस हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अभी हमने पिछली वीडियो में, जब इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में, मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की संरचना कैसे होती है। ये उससे नेक्स्ट टॉपिक है जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, यानी आज हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन, उसकी अधिकारिता के बारे में, उसके क्षेत्र अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में अगर मैं बात करूं कि इससे रिलेटेड प्रोविजंस कहाँ पर हैं, तो ये दिए गए हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, जो माध्यस्थम और सुलह अधिनियम है 1996 का, उसके सेक्शन नंबर 16 और 17 में दिए गए हैं। मतलब आज हम इन दोनों सेक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता क्या है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, इसका मतलब है आर्बिट्रेशन के लिए बनाई गई एक स्पेशल लीगल कमेटी, जो दो पार्टीज़ के बीच हुए डिस्प्यूट या विवाद को सुलझाती है, उस पर अपना डिसीजन देता है, जिसे क्या कहते हैं, अवार्ड कहते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं पंचाट। इसके अलावा अगर बात करें जुरिस्डिक्शन की, तो जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि पावर टू डिसाइड, यानी कि डिसाइड करने की शक्ति या क्षेत्र अधिकार। सरल शब्दों में किसी भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल का वो क्षेत्र, वो दायरा जहां वो जजमेंट देने की पावर रखते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये उसका क्षेत्र अधिकार है या उसका जुरिस्डिक्शन है। ठीक है ना। तो जब दो पार्टीज़ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी विवाद होता है, तो वो कोर्ट जाने की बजाय आपसी सहमति से या आपसी समझौते से किसी थर्ड पार्टी को या पैनल से जो फैसला करवाना चाहते हैं, उस पैनल को ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहते हैं। अब इसका कंपोजिशन कैसा है ये हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं, बट आज हम समझने वाले हैं इसके जुरिस्डिक्शन के बारे में। तो अब हम एक एक करके सेक्शंस को देखेंगे और इसको समझेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पे दो सेक्शंस हैं जो इससे डील करते हैं, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के। इसमें सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 16, यानी धारा 16, जो कहती है कि अपनी अधिकारिता पर शासन की माध्यस्थम अधिकरण की सक्षमता। तो बेसिकली ये जो धारा है ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में बताती है, और इस सेक्शन के हिसाब से जो ट्रिब्यूनल है वो खुद तय कर सकता है कि उसे विवाद सुनने का अधिकार है या नहीं है। अब इसमें काफ़ी सारे सबसेक्शंस दिए गए हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले उपधारा 1 ये कहती है कि माध्यस्थम अधिकरण अपनी अधिकारिता पर शासन कर सकेगा। इसमें क्या क्या शामिल है और क्या क्या शामिल नहीं है। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो अपने जुरिडिक्शन पर खुद डिसीजन ले सकता है, जिसमें वो आर्बिट्रल एग्रीमेंट के होने ना होने या उसकी लीगलिटी, यानी जो उसकी वैधता है उसके बारे में डिसीजन कर सकता है। ठीक। अब इसका क्लॉज नंबर 1 कहता है कि एक माध्यस्थम खंड, मतलब एक आर्बिट्रेशन क्लॉज जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी शर्तों से स्वतंत्र एक करार के रूप में माना जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये बात कर रहा है आर्बिट्रेशन क्लॉज के बारे में और उसके अलग अस्तित्व के बारे में। मतलब कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो उसे मेन कॉन्ट्रैक्ट से अलग माना जाएगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट अमान्य भी हो जाए तो भी आर्बिट्रेशन क्लॉज यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। क्लॉज 2 की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि माध्यस्थम अधिकरण के द्वारा ये विनिश्चय कि संविदा शून्य और अकृत है, तो माध्यस्थम खंड भी स्वयं अवैधानिक नहीं हो जाएगा। वही बात है यहाँ पर भी कि अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है या नल हो जाता है, नल एंड वॉइड हो गया, और यहाँ पर वो जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है वो अपने आप ही यहाँ पे इलीगल नहीं हो जाएगा या अमान्य नहीं हो जाएगा। तो ये जो पहला सबसेक्शन था ये हमें इस बारे में बताता है। ठीक। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सबसेक्शन 2, यानी कि उपधारा 2। ये क्या बात कर रही है, ये कह रही है कि यह अभिभाग की जो माध्यस्थम अधिकरण है वो अधिकारिता नहीं रखता, प्रतिरक्षा का विवरण पेश करने के बाद नहीं उठाया जाएगा। हालांकि एक पार्टी इस तरह से अभिभाग करने से केवल इसलिए अपवर्जित नहीं की जाएगी कि उसने मध्यस्थ को नियुक्त किया है या उसकी नियुक्ति में हिस्सा लिया है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा,
ये बात करता है कि कब ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन पर आपत्ति उठाई जा सकती है। इसके हिसाब से अगर किसी पार्टी को लगता है कि ट्रिब्यूनल के पास जो अधिकरण है, जो मध्यस्थम अधिकरण है, उसके पास यहाँ पे अधिकारिता नहीं है, तो उसे ये ऑब्जेक्शन या आपत्ति स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दाखिल करने से पहले या उसी समय उठानी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो दो कंपनी है, यहाँ पे कंपनी ए और कंपनी बी, ये दो कंपनियां हो गई। इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ये बात लिखी है कि अगर उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ, अगर कोई विवाद हुआ, तो उसे आर्बिट्रेशन से वो सॉल्व कराएंगे। बाद में डिस्प्यूट होता है और जो मामला है वो आर्बिट्रेशन को चला जाता है। अब कंपनी बी को लगता है कि ये जो डिस्प्यूट है, ये जो विवाद है, वो आर्बिट्रेशन क्लॉज के दायरे में नहीं आता है, या ट्रिब्यूनल को उसे सुनने का राइट ही नहीं है, ट्रिब्यूनल के पास अधिकार नहीं है कि वो इस मामले को सुने। तो सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि कंपनी बी को ये आपत्ति स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दाखिल करने से पहले या उसी समय उठानी होगी। अगर कंपनी बी देर से ये आपत्ति उठाती है तो आमतौर पर उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आई होप ये वाला जो सबसेक्शन है क्या कहना चाह रहा है, ये आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आता है, यह अभिभाग की मध्यस्थम अधिकरण अपने प्राधिकार, अपनी अथॉरिटी की परिधि से परे जा रहा है, ये तब उठाया जाएगा जैसे कि इसके प्राधिकार से परे मामले को मध्यस्थम कार्यवाही के दौरान उठाया जाता है। अब यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है इसको समझेंगे, वैसे सिंपल लैंग्वेज में ही समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कहता है कि अगर ट्राइब्यूनल जो भी अधिकरण है वो अपने अधिकार से ज़्यादा विषयों पर फैसला करने लगे तो संबंधित पक्षों को जैसे ही ये बात समझ में आए उसे तुरंत आपत्ति करनी चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो दो कंपनियां हैं ए और बी, दो कंपनियां हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें लिखा कि केवल पेमेंट से जुड़े जो भी डिस्प्यूट होंगे, जो भी मुद्दे होंगे, जो भी विवाद होंगे, उनको ही आर्बिट्रेशन से निपटाया जाएगा। अब डिस्प्यूट होने पर मामला आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास गया। सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने पेमेंट डिस्प्यूट के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने से विवाद से जुड़ा जो विवाद है उस पर भी फैसला देने की बात शुरू कर दी। अब प्रॉब्लम यह है कि आर्बिट्रेशन केवल कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट डिस्प्यूट के लिए था, ना कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेशन के लिए था। तो सबसेक्शन 3 के हिसाब से यहाँ पे ये कहा गया है कि कंपनी बी को तुरंत आपत्ति उठानी चाहिए कि भाई जो अधिकरण है, जो ट्रिब्यूनल है, वो अपने राइट के बाहर जाके फैसला कर रहा है उस डिस्प्यूट पर। अगर कंपनी बी तुरंत आपत्ति नहीं करती और बाद में उसका ये कहना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो उस चीज़ पे आपत्ति नहीं उठा सकती कि ट्रिब्यूनल ने अधिकार से ज़्यादा फैसला दिया है। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है सबसेक्शन नंबर 3। बात कर लेते हैं सबसेक्शन नंबर 4 की। ये क्या कह रहा है, मध्यस्थम अधिकरण उपधारा 2-3 में दिए गए मामलों में पश्चातवर्ती अभिभाग को मंजूर कर सकता है अगर वह मानता है कि देरी जो है वो औचित्यपूर्ण है या देरी जो हुई है वो जस्टिफिकेबल हुई है। तो कहता यह है कि अगर कोई पार्टी समय पर आपत्ति ना उठा पाए लेकिन ट्रिब्यूनल को लगता है कि देर का उसके पास उचित कारण है कि वो क्यों उस टाइम पे उसने आपत्ति नहीं उठाई है, तो जो ट्रिब्यूनल है वो उस आपत्ति को स्वीकार कर सकता है। तो यहाँ पे कोई मतलब फेयर रीज़न होना चाहिए कि भाई उस टाइम पे आपने इस चीज़ को इसकी आपत्ति क्यों नहीं उठाई थी। तो अगर फेयर रीज़न है तो ठीक है, इसको मंजूर किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 5। क्या कह रहा है सबसेक्शन 5? ये कह रहा है कि मध्यस्थम अधिकरण उपधारा 2-3 में दिए गए अभिभाग पर विनिश्चय करेगा और जहाँ अधिकरण अभिभाग को खारिज करने का निश्चय करता है वहाँ वह मध्यस्थम कार्यवाही जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स चल रही है उनको जारी रखेगा और लास्ट में यहाँ पे पंचाट तैयार करेगा, मतलब एक तरीके से उसका अवार्ड तैयार करेगा। तो ट्रिब्यूनल पहले ये तय करेगा कि उसके पास जुरिडिक्शन है या नहीं। अगर ट्रिब्यूनल मानता है कि उसके पास अधिकारिता है, उसके पास पावर टू डिसाइड है, तो वो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जारी रखेगा और लास्ट में अपना अवार्ड देगा। अवार्ड का मतलब यही होता है, जैसे कोर्ट का जो डिसीजन आता है उसको हम जजमेंट कहते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल जो भी डिसीजन देगा उसको अवार्ड कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 6। मध्यस्थम पंचाट से व्यथित कोई भी विक्टिम व्यक्ति है तो वो सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग ऐसे पंचाट को पास कराने के लिए आवेदन पेश कर सकता है। तो अगर ट्रिब्यूनल अपनी अधिकारिता मतलब अपने जुरिस्डिक्शन को स्वीकार कर लेता है और अवार्ड दे देता है, तो जो भी पक्षकार उससे असंतुष्ट है, जो भी पार्टी उससे असंतुष्ट है, सेटिस्फाई नहीं है, वो उस अवार्ड को अदालत में चुनौती दे सकती है। और ये चुनौती आमतौर पर सेक्शन 34 के हिसाब से दी जाती है, उसके तहत ये चुनौती दी जाती है। अब यहाँ तक हमने सेक्शन 16 को कवर किया, इसके जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम लास्ट में देखो पहले इस सेक्शन के 2 केस लॉ देखेंगे। ये जो केस लॉज है थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसके हिसाब से। तो सबसे पहला केस है इरकॉन इंडिया लिमिटेड बनाम इरकॉन GmbH एवं अन्य 2014 का केस है। यहाँ पे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ पार्टीज़ ने अपनी सहमति से मतलब अपने कंसेंट से
माध्यस्थम खंड मतलब आर्बिट्रेशन क्लॉज में ये बताया है कि वो अपने सारे डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन के तहत ही सुलझाएंगे। तो उस स्थिति में पार्टीज़ के बीच में जो मेन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका बाध्यकर माध्यस्थम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में अगर बात कही जाए तो पार्टीज़ को अगर ये अनुमति यहाँ पे नहीं दी जा सकती कि वे विवाद की स्थिति में, मतलब अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो माध्यस्थम से मुकर जाए। नहीं, जब उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही आर्बिट्रेशन क्लॉज को ऐड कर लिया है और इस बात पे वो दोनों पार्टीज़ अग्री करते हैं कि हाँ, अगर कोई भी डिस्प्यूट हमारे बीच में हुआ तो हम उसको आर्बिट्रेशन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे भले वो कॉन्ट्रैक्ट में मतलब कुछ भी लिख रहे हैं तो वो चीज़ उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। यहाँ पे अब जब उन्होंने आर्बिट्रेशन क्लॉज ऐड कर दिया तो वो उसको आर्बिट्रेशन के माध्यम से ही सुलझाएंगे, जब तक कि वो कोर्ट को इस बात से संतुष्ट ना करा दे कि माध्यस्थम का रास्ता अपनाना सभी पार्टीज़ के लिए जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो ये चीज़ उनको बतानी होगी। नेक्स्ट आता है केस मैसर्स रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम मैसर्स ग्रीन मोबिल 2012। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 16 का जो फर्स्ट है, मतलब इसका जो सबसेक्शन 1 है, उसके प्रोविजंस का विस्तार और उसकी परिधि को स्पष्ट करते हुए कहा, उसके दायरे को बताते हुए कहा कि इस सेक्शन में जो माध्यस्थम करार की वैधता है, मतलब जो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया जाता है उसकी जो लीगलिटी है उसका निर्धारण करते समय पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में देखना चाहिए। पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। इस संबंध में किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही इसका जो सबसेक्शन 2 है, सेक्शन 16 का ही, जो भी हमने ऊपर देखा, इसमें यह कहा गया है कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल है, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड है, तो फिर भी कानून की नज़र में ये मानना गलत होगा कि इस इलीगलिटी के कारण, इस इनवैलिडिटी के कारण वो आर्बिट्रेशन क्लॉज भी अवैध है। तो ऐसा कोर्ट ने इस केस में कहा कि अगर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी मान लीजिए आपका इनवैलिड हो जाए तो आर्बिट्रेशन क्लॉज को इनवैलिड नहीं मानना चाहिए। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 17 जो कहता है माध्यस्थम अधिकरण द्वारा आदेशित किए गए अंतरिम उपाय। ये सेक्शन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की इंटरिम मेजर्स यानी अंतरिम उपाय देने की शक्ति से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि जब किसी विवाद का फैसला आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कर रहा होता है तो वो फाइनल अवार्ड यानी कि अंतिम निर्णय, जिसे हम पंचाट कहते हैं, उसके आने से पहले कुछ इंटरिम ऑर्डर्स दे सकता है ताकि किसी भी पक्षकार को, किसी भी पार्टी को नुकसान ना हो। इंटरिम मेजर्स या अंतरिम उपाय का मतलब होता है अंतिम फैसला आने तक किसी भी अधिकार, किसी भी संपत्ति की रक्षा करना। ये ऑर्डर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के दौरान या अवार्ड से पहले दिया जा सकता है। अब यहाँ पे एक एक करके हम इनको समझेंगे। सबसे पहले इसमें कहा गया है जो इसका सबसेक्शन 1 यानी जो इसकी उपधारा 1 है वो कहती है कि कोई भी पक्षकार माध्यस्थम कार्यवाही के दौरान यानी जब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं उनके दौरान आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से इनके लिए, मतलब जो नीचे जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं इनमें से किसी एक के लिए आवेदन कर सकता है। किसके लिए आवेदन कर सकता है? यानी यहाँ पे किसी भी, देखो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है किसी माइनर या फिर कोई भी अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है तो उसके गार्जियन की नियुक्ति के लिए। तो अगर कोई पार्टी ये देखती है कि भाई अभी तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चल ही रही है लेकिन हमें जो है अभी थोड़े टाइम के लिए इंटरिम ऑर्डर चाहिए कोर्ट का, किस चीज़ के लिए चाहिए वो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। तो पहले नंबर पे बात किसकी हो रही है? माइनर की यानी अवयस्क की, और मानसिक विकृत व्यक्ति, कोई भी अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है उसके गार्जियन की नियुक्ति के लिए। तो अगर कोई माइनर है, कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उसके लिए गार्जियन को अगर अपॉइंट कराना है, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है जो डिस्प्यूट में माइनर है यानी 18 साल से कम एज का है या अनसाउंड माइंड का है, मानसिक रूप से असमर्थ है, वो खुद अपने राइट्स को सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए ट्रिब्यूनल क्या करेगा? एक गार्जियन अपॉइंट कर सकता है जो उसकी तरफ से मामले को संभाले। सेकंड पॉइंट में बताया गया है इन मामलों के संरक्षण के लिए इंटरिम मेजर्स का यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है वो ऑर्डर दे सकती है। कौन कौन से मामले हैं? इनमें सबसे पहले ऐसे माल के परिरक्षण, अंतरिम अभिरक्षा, बिक्री के लिए जो माध्यस्थम करार की विषय वस्तु हो। यानी इस पॉइंट में कहा गया है कि आर्बिट्रल जो ट्रिब्यूनल है वो कुछ ऐसे मामलों के लिए यहाँ पे ऑर्डर दे सकता है या इंटरिम मेजर्स दे सकता है अगर वो विवाद किसी प्रॉपर्टी या सामान से जुड़ा हो तो उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो पहला जो है कि जैसे मान लो कोई भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है या कोई भी डिस्प्यूट है, अब उस डिस्प्यूट से कि कोई भी प्रॉपर्टी है या कोई भी सामान है ना, उस डिस्प्यूट का सब्जेक्ट मैटर क्या है? कोई प्रॉपर्टी है। अब उसके प्रोटेक्शन के लिए चाहिए तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट नहीं, ट्रिब्यूनल क्या करेगा? एक इंटरिम ऑर्डर यहाँ पे दे देगा उसके प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट है
है माध्यस्थम में विवादित रकम को सुरक्षित करने के लिए, मतलब आर्बिट्रेशन में जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसके प्रोटेक्शन के लिए या उसको सिक्योर करने के लिए। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो ए ने बी को 10 लाख रुपए उधार दिए, बी आर्बिट्रेशन के दौरान अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर पैसे छिपाने की कोशिश कर रहा है, तो ट्रिब्यूनल जो है वो ये ऑर्डर दे सकता है कि बी अपनी प्रॉपर्टी को ना बेचे या कुछ अमाउंट सिक्योरिटी के तौर पे जमा कर दे। तो इस तरीके का ऑर्डर यहाँ पे ट्रिब्यूनल दे सकता है। नेक्स्ट आता है क्लॉज नंबर सी, जो इसका थर्ड पॉइंट है। ऐसी वस्तु संपत्ति के निरोध, परिरक्षण या उसकी अंतरिम कस्टडी, उसकी अंतरिम अभिरक्षा के लिए जो माध्यस्थम में दिए गए विवाद की विषय वस्तु है, या उस जमीन या फिर भवन में प्रवेश जो किसी पार्टी के कब्जे में है, नमूना लेने के लिए या प्रयत्न करने के लिए, पूरी जानकारी प्राप्त करने, साक्ष्य लेने के लिए जो भी ज़रूरी हो। यहाँ पे ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कि डिस्प्यूट से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं उनका इंस्पेक्शन यानी उनका निरीक्षण वगैरह किया जाए। जैसे कि अगर मान लो एक कंपनी दूसरी कंपनी से खराब मशीन मिलने का आरोप लगाती है, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कि एक विशेषज्ञ को मशीन का निरीक्षण करे और विशेषज्ञ को अपॉइंट करो, वो मशीन का निरीक्षण करेगा और उसकी रिपोर्ट देगा। नेक्स्ट आता है अंतरिम व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति। ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, इंजंक्शन दे सकता है और रिसीवर अपॉइंट कर सकता है और किसी भी पार्टी को कोई काम करने से रोक सकता है। ठीक, तो जैसे मान लो दो पार्टीज़ हैं जिनके बीच में फैक्ट्री के मुनाफे को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है कि भाई कितना मुनाफा हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, रिसीवर अपॉइंट कर सकता है जो फैक्ट्री को टेम्परेरी तौर पर चलाए और उस चीज़ का हिसाब किताब रखे। संरक्षण का कोई ऐसा अंतरिम उपाय जैसा ट्रिब्यूनल उचित और सुविधाजनक समझे। तो प्रोटेक्शन का कोई भी अंतरिम उपाय दे सकता है जो ट्रिब्यूनल है, जैसा कि वो ठीक समझता है। अब यहाँ के सारे पॉइंट समझने के बाद अब बात कर लेते हैं सब सेक्शन 2 की। ये कह रहा है कि सेक्शन 37 में अपील में पारित ऑर्डर में जो माध्यस्थम अधिकरण है उसके द्वारा सेक्शन 17 में जारी किए गए ऑर्डर को सभी उद्देश्यों के लिए कोर्ट के ऑर्डर के समान माना जाएगा। और ये सिविल प्रोसीजर कोड 1908 मतलब 1908 का जो हमारा सीपीसी है उसमें ठीक उसी तरीके से एनफोर्सेबल होगा मानो वो कोर्ट का ऑर्डर हो। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया जो भी इंटरिम ऑर्डर है वो उसी तरीके से लागू होगा जैसे कोर्ट का ऑर्डर होता है, और सीपीसी 1908 में ठीक उसी तरीके से लागू होगा जैसे कोर्ट का ऑर्डर लागू होता है। तो यहाँ पे सेक्शन जो 17 है वो हमें इंटरिम मेजर्स, इंटरिम ऑर्डर के बारे में बता रहा है, और सेक्शन 16 इसके जुरिस्डिक्शन के बारे में बता रहा है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का जुरिस्डिक्शन जो इसमें दिया गया है। तो ये जितने भी मतलब ये दोनों जो सेक्शंस थे आपके, ये जुरिस्डिक्शंस की बात करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पिछली वीडियो में हमने इसके कंपोजिशन के बारे में समझा था। तो जो भी आपका एडीआर का पेपर होता है या आर्बिट्रेशन का पेपर होता है उसमें ये टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम उनको एक एक वीडियो में करके डिस्कस कर रहे हैं। आगे जो भी वीडियोज़ आएंगी वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आने वाली हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।